सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, ज्येष्ठ और आषाढ़ की गर्मी के बाद सावन के महीने में जो नन्ही नन्ही बूंदे अभी गिर रही है और लगभग हम सभी को भिगो चुकी है, यानी कि कहने का मतलब है कि लगभग पूरे देश में अब बारिश आने लगी है। हाँ, बिल्कुल आने भी लगी है और धरती माँ जो है वो भी बड़ी आनंद की अनुभूति कर रही हैं, क्योंकि इतनी तपिश के बाद जब बूंदें पड़ती हैं तो धरती को भी मजा मिल जाता है। हाँ, मन आह्लादित हो जाता है, मन भीग जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी के बाद थोड़ी सी ठंडक का जब एहसास होता है तो मन में खुशी होना जाहिर सी बात है। और बारिश के बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रुके पड़े रहते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं। हाँ। सबसे बड़ा जो काम है वो तो खेती बाड़ी का है, बीज बोने का काम है। ये सब काम धान की रुपाई खास तौर से होती है। लेकिन अगर हम लोग किसान नहीं हैं और घर के आसपास भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये तो काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी बहुत जिम्मेदारी है मानसून का हम कैसे स्वागत करें, कैसे घर में किन किन चीजों का ख्याल रखें, है ना। छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनकी अगर हम तैयारी कर लें तो ये बारिश जो है वो उसका जो आनंद ले सकते हैं उसको बदमजा नहीं होने देंगे ना। हाँ, वो दुगना हो जाता है आनंद उसका। तो इसके लिए जो सबसे पहली बात है वो तो ये साफ सफाई वाली बात हो जाती है कि जब बारिश आने वाली हो, आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई बस अब 2-4-5 दिन में, कभी कभी लेट भी हो जाती है, लेकिन तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा एडवांस में कर ली जाए। तो इसके लिए जैसे छतों पर पूरे साल भर का कचरा जमा रहता है, या घर में भी कोई ऐसी चीजें जो हमारे काम नहीं आती, हम सोचते चलो रख दो काम आएगी, लेकिन जब बारिश आती है तो पानी जो है वो निकल नहीं पाता है, नालियां चौकअप हो जाती है, उसमें कचरा जम जाता है और उसका असर ये होता है कि वो पानी जब दूसरी जगह से निकलने की कोशिश करता है तो यहाँ वहाँ हमारे घर में कहीं भर जाता है और फिर चीजें खराब होने की नौबत आ जाती है। बिल्कुल। और जो जमीन है वो खास तौर से कहते हैं ना कि पानी बहुत ही पावरफुल है, बहुत सशक्त होता है। हाँ। और जमीन को तोड़ने के लिए खास तौर से, तो जहां भी पानी जमा रहेगा वहां की जमीन बर्बाद हो जाएगी। जहां भी पानी रहेगा तो ऐसा करें कि जो नाली के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि साल भर की गंदगी है, कभी कभी क्या होता है कि हम हर हफ्ते सफाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी इसी समय पत्तियां वगैरह हैं, कहीं से कोई बड़ा सा कागज का टुकड़ा आ गया, कोई बॉल आ गई, कोई प्लास्टिक का कोई टुकड़ा आ गया और वो नाली के मुंह पर बैठ गया और बस अब समझिए कि पूरी छत में पानी भर गया। और ऐसा भी होता है कभी कभी बारिश में कि हम छत में भी नहीं जा पाते, तो उसको पहले से ही साफ सफाई कर लें, ताकि जो नाली वगैरह जो है वो उसमें जब पानी जाए तो अच्छी तरह से उसका प्रवाह बना रहे, कहीं वो चोक ना हो, उसको भी परेशानी ना हो। पानी भी कहीं ना कहीं तो परेशान होता होगा मंजू। हाँ, बिल्कुल होता ही होगा जब उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो। और कई बार ऐसा होता है ना रेणु जी, हम उसे रोकने का बहुत प्रयास करें तो वो रुकने, एक छोटा सा भी छेद होता है ना, वहां से भी वो निकल करके अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। बिल्कुल रास्ता ढूंढ लेता है। हालांकि कहीं कहीं लगता है कि जिंदगी में हमें इससे सबक भी लेना चाहिए कि कहीं इस तरह से जब आपका रास्ता सब तरफ से बंद हो जाए तो भी पानी बन जाए, यानी कि पानी की तरह सरल तरल बन जाए, विनम्र हो जाए, तो आप कहीं पर भी रास्ता निकाल लेंगे और अपनी जगह बना लेंगे, है ना? छोटी सी भी एक जगह होगी तो वहां से भी आप निकलने का रास्ता बना लेंगे। और आशा की किरण को हमेशा अपने मन में संजो करके रखना चाहिए, चाहे 1000 रास्ते बंद हो जाए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा रास्ता खुला रहता है जो आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। और हम बराबर कार्यक्रम में ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते हैं, तो आज एडवोकेट आभा सिंह से हम बातचीत करवाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से हम महिलाएं या कोई भी शख्स कैसे आगे बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत सारी सब लोग बहुत संघर्ष नहीं करते, सबके संघर्ष का तरीका अलग होता है, लेकिन एक जज्बा जो होता है करने का कुछ और कहां से कहां तक ले जाता है, ये हम सुन ले। बिल्कुल। तो सुनते हैं एडवोकेट आभा सिंह से रेणु चतुर्वेदी की ये बातचीत। श्रोता बहनों नमस्कार। बहनों, हम बराबर ऐसा कार्यक्रम लेकर आते हैं और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिले। जी हाँ, ऐसी ही कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एडवोकेट आभा सिंह से। आभा सिंह ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और अभी भी कर रही हैं। सिर्फ हमारे आपके अधिकारों के संरक्षण के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रही हैं, बल्कि कुछ ऐसे कानून भी बनवाना चाह रही हैं
कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन चाह रही हैं, ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसा मिसाल बनाना चाह रही हैं जिससे कि हम सब वाकई सुरक्षित हो सकें। बहुत संवेदनशील हैं, बहुत जुझारू हैं अपने क्षेत्र में, और भी बहुत सारे आपकी ज़िंदगी के अनुभव हैं जिन्हें हम साझा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले एडवोकेट आभा सिंह जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके सखी सहेली कार्यक्रम में शामिल हो रही हूँ, और मैं आपके थ्रू उन सब महिलाओं से कनेक्ट करूंगी जो शायद कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही हैं कि कोई उनको बताएगा उनके हक क्या हैं, उनके कानून क्या हैं, क्या वो सही है। अगर पति उनको मार रहा है तो वो क्या पुलिस स्टेशन जाएं या वो प्रोटेक्शन मांगे, या पति उनको घर में खर्ची नहीं दे रहा, मासिक खर्च नहीं दे रहा, तो क्या उनके अधिकार हैं कुछ। तो बिल्कुल मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, और इसी कड़ी में मैंने एक अभी किताब भी निकाली है, क्योंकि सारे कानून जो है वो इंग्लिश में है। तो मैंने एक स्त्री दशा और दिशा करके एक पुस्तक भी निकाली है, जिसमें सबको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। अच्छा। ताकि महिलाएं जान सकें, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकार को जानेंगी नहीं तब तक आप अधिकार के लिए लड़ेंगी नहीं। तो मेरा सपना है कि हर महिला अपने पैर पे खड़ी हो सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। देखिए, कानून आया कि बेटा बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन किस महिला को, कौन है जो अपने घर में जाके अपना इनहेरिटेंस मांग सकी है। अगर आप मांगेंगी तो कहेंगे इसका हस्बैंड क्या अनएम्प्लॉयड है, उसको बीवी से कह रहा है कि जाओ पैसे लाओ, और या फिर आपको जो है आपके भाभी और भाई आपका अनादर करेंगे, आप इस डर से अपना अधिकार नहीं मांगती। तो कानून तो आया कि आपको अपने माँ बाप की पैतृक संपत्ति में प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन 10% महिलाओं को भी नहीं मिला। तो मैं ये चाहती हूँ महिलाओं जाने कि आपका अधिकार है, कोई एहसान नहीं कर रहा आपको आपका शेयर देके। तो कानून में प्रोविजंस हैं, लेकिन इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगी तब तक आपको वो कानून में अधिकार नहीं मिलेंगे। ये है एडवोकेट आभा सिंह जी, जो कि जब भी महिलाओं की बात अगर आती है तो धारा प्रवाह बोलती हैं, बिल्कुल भी कहीं रुकना ही नहीं चाहती हैं। हमें लगता है ऐसा सोचती हैं कि बस कैसे किस तरह से हम अपनी बहनों को कुछ दिलवा दें। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बहनों, जैसा कि आपने कहा आभा जी ने कि लेना चाहती नहीं है या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, डर है, हमें लगता है आभा जी की बहुत सारी बहनें हमारी ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि यही ठीक है, हमें न लेना ही बेहतर है, इसको न लिया जाए तो बेहतर है। जायदाद की बात आपने की, या बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं कुछ तो पता नहीं है, और जो पता भी है तो उन्हें सोचती हैं टाल जाओ तो समाज में हमारी स्थिति रहेगी। वो भैया भाभी क्या, हम चाय तो पी लेते हैं, कम से कम वो चाय भी नहीं बाद में पूछेंगे, कुछ ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन ये एडवोकेट आभा सिंह जो इस समय इतनी जुझारू हैं, बचपन से आज तक कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे और किन किन पगडंडियों पे चलकर यहाँ तक पहुंची हैं आभा जी। बचपन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, और लखनऊ में मैंने काफ़ी अपनी पढ़ाई लखनऊ में करी। मेरी माँ उस ज़माने में एमए पास थी। अच्छा। और 1961 में मेरी मदर ने हिस्ट्री में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। उनके 2 भाई आईएएस में थे, और मेरे नाना का बहुत मन था कि मेरी माँ भी आईएएस पीसीएस की परीक्षा में बैठे। फादर मेरे पुलिस अधिकारी थे। हम लोग ठाकुर कम्युनिटी से हैं, तो ठाकुरों में जो ट्रेडिशनल वो होता था कि आज भी घूंघट है, पर्दा है, उनको लगा कि ये नौकरी करेगी तो मेरी बदनामी होगी कि अच्छा। बीवी से नौकरी करवा रहा है। तो माँ ने कभी नौकरी नहीं की। लेकिन जो माँ के सपने थे, इतनी पढ़ी लिखी माँ, कविता लिखती थी, पेपर्स में लिखती थी, तो उस माँ ने कहा मैं अपने सपने अपनी बेटियों से पूरे करूंगी। अच्छा। और इसलिए छोटी उम्र में ही मैंने 3 स्कूल लखनऊ में बदले। मैं जेएनयू में पढ़ने गई, एमफिल करने गई। मेरी छोटी बहन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी। तो माँ ने अपने सपने अपनी बेटियों से पूरे किए, और हम दोनों बहनों ने आईएएस की परीक्षा पास की। आज भी मेरी छोटी बहन मीनाक्षी दिल्ली में कमिश्नर इनकम टैक्स है। उसका तो फॉरेन सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ था, आईएफएस में हुआ था, लेकिन वो गई नहीं क्योंकि उसके पति इंडिया में थे, यूपी में पुलिस अधिकारी थे। लेकिन आज जब हम दोनों बहनें अपने को बात करती हैं तो लगता है देखो माँ के सपने हमने पूरे किए। और तो यही चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें तो आपको उनको अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। और मुझे विरासत में जो मिला है वो मेरी एजुकेशन है, और आज उसी एजुकेशन की बदौलत आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद मैं डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज थी पूरे महाराष्ट्र की। 20,000 लोग मेरे अंडर में काम करते थे, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया। मैंने एलएलबी किया, और मैंने कहा कि नहीं, सरकार में मैं बंध के नहीं रहूंगी, मैं लोगों के लिए समाज सेवा करूंगी। जो अधिकार के लिए महिलाएं लड़ रही हैं उसकी मैं आवाज बनूंगी। तो ये मेरा छोटा सा जीवन है कि मैंने नौकरी करी, छोड़ दी। आज भी मेरे पास नौकरी 7 साल 8 साल और होती, 15 साल मेरी क्लास 1 नौकरी बाकी थी, लेकिन मुझे
लगा कि जहां चाह वहां राह। और जब मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रही थी, आई वॉज मैरिड, आई वॉज 6 months प्रेग्नेंट। अच्छा। लेकिन मैं गई और मैं बेटे से कभी कभी कहती हूँ कि अरे तुम्हें तो और काबिल होना चाहिए क्योंकि तुमने पेट में आईएएस का इंटरव्यू पास किया है। क्या बात तो है। मैं तो यही कहती हूँ कि भारतीय नारी वो मिसाल है कि आप उसको जितनी भी जैसी भी परिस्थिति में रख देंगी वो अव्वल निकलेगी। तो बस हमको अपने में वो कॉन्फिडेंस लाना है। तो आप ये कहिए अधिकार मालूम नहीं है, आपको हस्बैंड चाटा मारता है, आप कहती नहीं यही हमारी तकदीर है। जी नहीं, हमारी तकदीर वो नहीं है, हमारी तकदीर बराबरी की है। और देश का संविधान जब हमको बराबर का अधिकार देता है तो हमको अपने अधिकार को जानना है और अपने अधिकार लेना है। मैं चाहती हूँ हर महिला मुस्कुराती खुश दिखे, और उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है, आपको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी कि आपको अपने पैसे के लिए, अपने खर्चे के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जब मेरी शादी हुई और मैंने कहा अब मैं फादर से भी पैसा नहीं ले सकती कि मेरी शादी हो गई, हस्बैंड से मांगने में आत्मसम्मान को चोट पहुंचती थी। तो शादी के तुरंत बाद मैंने यूजीसी स्कॉलरशिप का एग्जाम दे दिया। अच्छा। और मुझे आई रिमेम्बर 87 में मेरी शादी हुई और 88 से मुझे 2000 रुपए महीने स्कॉलरशिप मिलने लगी यूजीसी की, 5000 किताबों के लिए मिलने लगा। तो वो आभा हूं मैं कि मैं न बाप से लेना चाहती थी न पति से लेना चाहती थी। आभा जी, सभी लोग इतने बुद्धिमान नहीं होते। जैसे कि आपने जो भी परीक्षा सामने की, फेस किया, जो भी परीक्षा आपने दी उसमें आप अव्वल आती चली गई और आपका जो पूरा पथ था वो निर्बाध रहा। लेकिन कुछ हमारी जो बहनें हैं, सबका मानसिक स्तर एक सा नहीं होता है। तो क्या किया जा सकता है? क्या वो कैसे सक्षम हो सकती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं या अपनी आवाज उठा सकती हैं? उनके लिए क्या? बिल्कुल। देखिए मैंने एक अभी रण समर करके एक संस्था भी चालू करी उत्तर प्रदेश में कि जहां से मैं महिलाओं को वोकेशनल स्किल्स दे सकूं। तो जैसे अभी एक गांव है बाराबंकी में ददौरा, वहां पे मैंने सिलाई की क्लासेस शुरू की हैं। वहां पे महिलाएं दोपहर में आती हैं, बैग्स बनाती हैं, कुछ पेटीकोट सिलती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो सिलाई, अगर आप कोई हुनर तो आपको लाना पड़ेगा। आप सिलाई सीखना चाहती हैं तो आप सिलाई सीखिए। आजकल देखिए हर कोई बिजी है शहरों में, जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, आपको फॉल पेटीकोट करना, ये कई चीजें होती हैं तो उसमें आप कर सकती हैं। कुछ महिलाओं ने मुझसे कहा कि आप हमें अचार जैम जली का काम सिखवा दीजिए। तो मैंने कहा बहुत जरूरी है, आप कुछ करिए। तो अब जैसे जो महिलाएं गाँव में हैं वो अचार बनाना अगर सीख लें, गर्मी में इतने आम गाँव में गिरते हैं, आप उनके अचार अगर डाल देती हैं तो शहर में आप भेजिए। हर कोई चाहता है ऑर्गेनिक चीज मिले, शुद्ध चीज मिले। तो मैं कहूंगी सिर्फ पढ़ाई से ही आप रास्ता नहीं बना सकती। आप कोई हुनर, आप चाहे सिलाई सीखिए या आप कढ़ाई बुनाई करिए या फिर आप ट्यूशन दीजिए, मतलब कुछ भी, लेकिन आप में एक जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगी और अपनी तकदीर को कोसेंगी तब फिर आप कुछ नहीं कर सकती। तो मैं मानती हूँ जहां चाह वहां राह। आप स्कूल नहीं गई लेकिन आप जीवन के स्कूल तो आपने देखा है। क्या बात है। तो बस आप रास्ता बनाइए, बनता जाएगा। ये बात बहुत सही है कि खिंच के कदमों में मंजिल चली आएगी। एक कदम तो आगे बढ़ाइए। आप इच्छा करेंगे तो सब कुछ सामने अपने आप आ जाती है। कहते हैं पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो इच्छा रखनी पड़ेगी बहनों। तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं गीत के लिए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये
यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। लेकिन खास तौर से आपकी जो पहचान जो आपने अभी बहुत तेजी से काम जिस विषय पर कर रही हैं उसके बारे में बताएं आप। देखिए, एक केस जो मैंने कोर्ट में बहुत लड़ा वो हिट एंड रन केस था। आज भी लोग कहते हैं अरे आपने वो सलमान खान के केस में आप वकील थी, क्योंकि उसमें पेवमेंट डेवलप पे जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। तो मैंने कोर्ट में कहा कि आप ड्रंकन ड्राइविंग को रोकिए, क्योंकि आज भी जब बच्चे पार्टी में जाते हैं शराब पी के लौटते हैं, माँ को पता ही नहीं होता, वो सोचती बच्चा हमारा सेफ है। तो ये जो इस केस से पब्लिक अवेयरनेस हुई कि ड्रंकन ड्राइविंग इज हैजर्डस, उसके बाद से देखिए पुलिस के खुद फिगर्स हैं कि बहुत शराब पी के गाड़ी चलाने पे रोक लग गई। उसके बाद अभी एक डिसेबिलिटी पे पीआईएल मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली है। इसमें यह है कि जब कानून में प्रावधान है, डीसी रेगुलेशन जो महाराष्ट्र में है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी पब्लिक स्पेस है, वहाँ पे आपको रैंप बनाना है, क्योंकि जो लोग व्हील चेयर पे हैं वो कैसे आएंगे। तो इस पे मैंने हाई कोर्ट में याचिका दायर करी, जनहित याचिका, और मैंने कहा कि जब कानून में है, डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2005 का, उसमें प्रोविजन है, तो क्यों नहीं लोग कानून का पालन कर रहे हैं। और आपको खुशी होगी ये जान के कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को कटघरे में खड़ा किया और बोला ये जो जगह ये बता रही है लिस्ट, हमने लिस्ट भी दी, जेड गार्डन, आइनॉक्स, कई जगहों पे जहां पे हमने खुद जाके देखा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की, यहाँ पे रैंप नहीं है। कोर्ट ने कहा बनाइए। और अब मैं जाती हूँ, मुझे लोग खुद फोन करके कहते हैं रेस्टोरेंट में कि हमने बना दिया, एनजीएमए कहता है हमने रैंप बना दिया। तो ये एक आवाज थी जो मुझे लगता है आज मुझे बहुत एनजीओ फोन करते हैं कि मैडम ये चीज हम घुट घुट के जी रहे थे। इनफैक्ट एक लेडी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि कोर्ट कचहरी में जाती हूँ, आपके कोर्ट और कचहरियों में भी रैंप नहीं है। और ये बात सही है, आज जब प्रॉपर्टी के झगड़े हो रहे हैं तो सीनियर सिटीजन सबसे ज़्यादा कोर्ट आता है। और ये बात मैंने एडिशनल जो थी चीफ जस्टिस के सामने रखी कि लॉर्डशिप ये देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आया है इस महिला का, कहती है आपके कोर्ट में रैंप नहीं है। तो जज ने अभी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भेजे कि हर कोर्ट कचहरी भी डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक उस कम्युनिटी, हिंदुस्तान में आज 2 करोड़ से ज़्यादा लोग डिसेबल्ड हैं जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है, तो उनकी आवाज बनके मैंने कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की है। और मुझे खुशी है कि सब जगह अब बनने लगा है। बीएमसी को रिकॉर्ड देना पड़ रहा है कि आपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे दिया। कानून कहता है कि अगर रैंप नहीं है तो बीएमसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उस बिल्डिंग को नहीं दे सकता। तो ये ओसी का जो कानून मैंने कोर्ट के सामने लाया, तो उसके बाद अब बीएमसी भी रिस्पॉन्सिबल हो गई है। ये तो हो गई कि बॉम्बे की बात हो गई, लेकिन आभा जी अगर आप जैसा कि बात कर रही हैं, बहनों हम आपको बता दें यहाँ पर कि डिसेबल्ड मतलब दिव्यांग जनों की बात आप कर रही हैं, वो लोग जो व्हील चेयर पर चलते हैं और जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते उनके लिए रैंप बनवाने, यानी कि एक ढाल बनाना जिससे कि लोग आसानी से या उनकी व्हील चेयर उस पर जा सके, और वो जो रेस्टोरेंट हो, चाहे मॉल हो या किसी भी पिक्चर सिनेमा घर में हो या कहीं और भी जाना हो उन्हें, तो वो आसानी से जा सके, या किसी कार्यालय में जाना हो तो भी। ये सारी चीज़ें हैं। ये और स्टेट की अगर हम बात करें, पूरे देश में अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या स्थिति है इसकी?
देखिए, सब जगह ऐसी ही उदासीनता है, कहीं भी आप रैंप्स नहीं देखेंगी। और इसके बाद अगर बॉम्बे हाई कोर्ट से बहुत अच्छा जजमेंट आ जाता है और जिस तरह अभी आया है, तो ये फिर बाकी स्टेट्स इसको कॉपी कर लेंगे और बहुत आसान हो जाएगा कि आप हर स्टेट में इसको भेज दें। हाँ, और आजकल जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, तो हर कोई जानता है और अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर होता है तो वो एक मिसाल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के ऑर्डर को देख के बाकी स्टेट्स में भी लोग डिमांड करेंगे और ये किया जाएगा। और एक बात और है, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि 2005 में खुद इस पर कानून बन चुका है, बस उसको जरूरत है उसको लागू करवाने की। यानी कि हमारे देश में बात जब आती है तो कानून बहुत सारे हैं, लेकिन उस पर जो उसको लागू करवाने, उसको मानने और मनवाने की बात जब आती है तो हम जीरो हो जाते हैं शायद। बिल्कुल, डिसेबिलिटी एक्ट तो 90s का है। अच्छा। 90s का है, उसके बाद 2000 में उसमें अमेंडमेंट आया। तो 20-25 साल से हम राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिर्फ वो किताबों में है, कानून में है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट करना और अमल करना है वो हमने कोर्ट से जाके कराया है। तो मुझे लगता है कि ये जो डिसेबिलिटी पीआईएल है, क्योंकि जिस तरह से लोग मुझे अब रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अब मुझे रोज फोटो खींच के भेजते हैं कि देखिए मैडम यहाँ पे नहीं है, तो ये देश की आवाज बन रही है। हुआ ये बॉम्बे हाई कोर्ट में है, लेकिन ये पूरे देश में फायदा करेगी ये पीआईएल, और कर भी रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आम जन की भाषा, आम जन की आवाज बनकर जब एडवोकेट आभा सिंह कुछ बोलती हैं तो उसका जो असर है सिर्फ बल मुंबई तक नहीं होगा, बल्कि ये पूरे देश की आवाज बन जाएगी। और हम भी यही सपना देखते हैं, और हमारी सिर्फ बहनें क्यों, सारे भाई और जो भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं या जो भी इस परेशानी को देख रहे हैं, उसको जूझ रहे हैं, इस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें उन्हें जरूर सहूलियत मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये देश की आवाज की बात आई है तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक तो नहीं कहेंगे, हाँ एक थोड़ा सा मनोरंजक सा स्थान मिल रहा है। आभा जी, देश की आवाज जब बात आई है और आपकी आवाज बहुत दूर तक पहुंच रही है, तो इस समय कौन मीठी सी आवाज आप सुनना चाहती हैं गीत के माध्यम से? बहुत ही आशावादी हूँ मैं जी। और ये गाना आशाएं आशाएं, इकबाल फिल्म का, इकबाल फिल्म का सुनना चाहूंगी। आशाएं 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 आशाएं, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं आशाएं आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं 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 आशाएं
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी इस मीठे से गीत के बाद एडवोकेट आभा सिंह से बहनों कुछ पर्सनल सी बातें कर ली जाएं। इससे पहले बहनों हम आपको बताना चाहते हैं कि आभा सिंह की पहचान है, इनके व्यक्तित्व की ये पहचान है कि ये साड़ी पहनती हैं और बड़ी सी लाल बिंदी माथे पर लगाती हैं। अब आप सोच रही होंगी कि जब हम अपने सुरक्षा की बात करते हैं, आत्मसम्मान की बात करते हैं, तो हम इन बेड़ियों में क्यों रहें। तो चलिए, जब एडवोकेट आभा सिंह हमारे साथ हैं तो क्यों ना इन्हीं से पूछ लें। आभा जी, क्या लगता है हमारी बहनें सबसे पहले सोचती हैं कि ये जो बिंदी हमने पहनी है, नथ पहनी है, कान में कुछ पहना है या पायल पहनी है, ये हमें एक तरह से हथकड़ी पहनाई गई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हमारी आज़ादी को चुनौती देती हुई ये सारी चीज़ें हैं। आप इसे कैसे मानती हैं? रेनू जी, एक चीज आप भूल गई, चूड़ियां भी हैं। ये चूड़ियां भी हैं जो मैं बड़े गर्व से पहनती हूँ, क्योंकि बचपन से बताया गया कि सुहागन चूड़ी पहनती है जी। पाँव में बिछुआ भी है मेरे, तो मैं इसको साड़ी बिंदी बिछुआ को मैं एक बंधन नहीं मानती, मैं अपना श्रृंगार मानती हूँ। क्या बात है। और मेरी आइडेंटिटी जो है साड़ी, मुझे साड़ियों का बेहद शौक है। कोई भी एग्जीबिशन लगी हो आसपास, मैं कोर्ट से निकलती हूँ तो धीरे से दिखाती हूँ अच्छा। कि टाइम निकलता है कि कोई अच्छी सी साड़ी ले आऊं। और जैसे मेरी माँ कहती थी, खाए मन भाता पहने जग भाता। तो साड़ी तो हमारी स्टैंडर्ड नेशनल ड्रेस है, और जो खूबसूरती एक साड़ी में है, वेस्टर्न ड्रेस अपनी जगह है, आप विदेश जाते हैं आप ट्राउजर्स पहनते हैं, लेकिन जो अपनी भारतीय संस्कृति है, वो जो मीठी है, जो खूबसूरत है, वो मुझे कहीं नहीं दिखती। और बिल्कुल कोर्ट में चाहे मैं आपको बहस करती दिखूंगी, लेकिन वहाँ भी मेरी बहुत अच्छी ब्लॉक प्रिंट की काली साड़ी होगी, ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी होगी, इक्कत की साड़ी होगी, पटोला होगी। क्या बात तो है। पूरे देश की संस्कृति में लपेट लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। और पूरे देश की संस्कृति लपेटने की बात आई तो विश्व के कौन कौन से देश में आप घूम चुकी हैं, और क्या वहां पर भी आपने साड़ी ही धारण की? बिल्कुल, मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बुलाया था 8 मार्च पे बोलने के लिए महिलाओं के अधिकारों के बारे में। तब मैंने यानी विश्व महिला दिवस के दिन। हाँ, विश्व महिला दिवस के दिन। और मैंने वहां पे उड़ीसा की एक इक्कत की साड़ी पहनी थी, सिल्क में। और अभी मैं लास्ट ईयर गई थी न्यूयॉर्क में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया था। वहाँ पर हम विमेन हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, जो मी टू मूवमेंट चला था, उसके ऊपर बोलने के लिए बुलाया था। वर्ल्ड बैंक से भी लोग आए थे, IMF से भी लोग आए थे। और मैंने वहाँ पे कांजीवरम सिल्क पे ब्लॉक प्रिंट की साड़ी पहनी थी, मुझे अभी भी याद है, मैरून कलर की, जिसपे हाथी बने हुए थे। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कहीं भी हो, मैंने साड़ी पहन के ही अपनी भाषण दिया है। और लोग बहुत हैरान भी होते हैं कि ये भारतीय नारी का रूप उनको बहुत डिफरेंट लगता है कि ये कानून की बात करती है, जेल भेजने की बात करती है, लेकिन बिंदी भी लगी हुई है, चूड़ी भी हाथ में है, साड़ी भी है। तो मैंने कहा ये तो आपकी अपनी वेशभूषा है, जिसके लिए मुझे गर्व है। और साड़ी, जाड़ों में तो बहुत ठंड होती है विदेश में, तो मोटी सिल्क की साड़ी पहनती हूँ, लेकिन साड़ी ही पहन के मैंने हर टॉक शो अपना किया है।
एडवोकेट आभा सिंह, बहुत चमक रही है इनकी आंखें जब साड़ियों की बात आती है, और इस तरीके की जब हमारे देश के अलग अलग प्रांत की साड़ियों की बात करती हैं तो वाकई इनकी जो साड़ियों के लिए जो इनका पैशन है और जो ललक है वो दिखाई दे रही है इनकी आंखों में। चिकन की साड़ी तो मैं भूल गई। सबसे खूबसूरत तो मेरे शहर की साड़ी है, लखनऊ की चिकनकारी, जो मैं आज भी मुंबई में कोई भी बड़ा इवेंट हो मैं एक से एक खूबसूरत पहनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जब हैंडीक्राफ्ट यूज करते हैं तो आप उस कारीगर को भी सपोर्ट करते हैं जो हाथ से बना रहा है, और हमको चाहिए कि हम आर्टिस्ट को प्रमोट करें, अपनी खुद हैंडलूम और हैंडीवर्क की चीजें यूज करें। यानी कि जो हस्तकलाएं जो हमारे देश की हैं हम उन्हें इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहनों, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपनी खूबसूरती के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक तो देश की कला और समृद्ध हो, और ये समृद्ध तभी होगी जब इन कलाकारों को हम इस तरह से चीज़ों को खरीद कर सपोर्ट करेंगे। चलिए, ये बात आ रही है पहनने पहनावे की, तो एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं गीत के लिए। कौन सा गीत इस वक्त आप सुनना चाहेंगे? जब मैं कॉलेज में थी तब भी ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गई, तो वो मैं सुनना चाहूंगी। पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी
पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी। बहनों, हमारे साथ हैं एडवोकेट आभा सिंह। और आभा जी, एक पर्सनालिटी की बात आती है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और एक स्मार्टनेस की बात जब भी आती है, आप बराबर साड़ी की बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कार्य में सपोर्ट करता है या आपकी पर्सनालिटी को और एनहांस करता है, बढ़ाता है, या आपको इसके लिए अलग से कुछ प्रतिभा अपनी निखारनी पड़ती है? ये बहनों के लिए हम खासतौर से ये संदेश देना चाहते हैं कि इसमें आप क्या कहना चाहेंगी कि कितना ध्यान रखना चाहिए अपने पहनावे पर? बिल्कुल, देखिए कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कोई नहीं कह रहा कि आप बहुत महंगी साड़ी पहनिए, लेकिन अगर आपने कॉटन की भी साड़ी पहनी है, उसमें स्टार्च लगा हुआ है, ब्राइट कलर की है, तो इम्पैक्ट तो करता है। वहीं आपके बाल सही से करीने से नहीं बने हैं, आपने कंघी नहीं की है, तो पहला इंप्रेशन होता है कि देखो कितना क्लमजी इंसान है। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्या पहना है नहीं, किस तरह पहना है। तो अगर आपने अच्छे ढंग से बांधी है साड़ी, आप अच्छे ढंग से तैयार हुए हैं, तो एक आपका कॉन्फिडेंस में 4 चांद लग जाते हैं। बाकी तो आपकी प्रतिभा है ही है, लेकिन पर्सनालिटी जो है, जब प्रतिभा, विद्या और पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो लाजवाब होता है। तो यूं कहें कि प्रतिभा, पर्सनालिटी और आपके पहनावे, तीनों चीज जो है वो बहुत महत्व रखती है। और आपकी आवाज, आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी माँ कहती थी बातन हाथी जीती है, बातन हाथी मार। तो वो कहती थी कभी कटु भी मत हो, कि तुम जो हो ऐसी बात बोल जाओ जो आदमी को जीवन भर कष्ट हो जाए। तो आपकी भाषा अगर मीठी है, तो कोई खराब भी चीज आप अच्छे से बोलेंगे तो वो बुरी नहीं लगती। तो मुझे लगता है आप जो है, आपकी आवाज है, आपके थॉट्स हैं, आपके विचार अगर ऊंचे हैं, तो आप ऊंचे कहलाएंगे। चलिए, ये तो मीठे बोलने की बात हो गई और अपनी प्रतिभा की बात हो गई। कार्यक्रम के अंत में, यानी कि आपसे ये जो बातचीत चल रही है, मन नहीं कर रहा है कि किसको कहीं रोका जाए, लेकिन फिर भी समाप्त तो करना है। एक संदेश आप हमारी बहनों को क्या देना चाहेंगी? मैं आज आपके माध्यम से जितनी महिलाएं या जो भी ये प्रोग्राम सुन रहा है, मैं कहना चाहूंगी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप अपना भविष्य अपने हाथ में रखते हो। अगर मेहनत करोगे, बच्चे हैं पढ़ो, महिलाएं हैं मेहनत करो, अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़े हो, और सच्चाई से अगर आप चलेंगे तो मैं मानती हूँ कि भगवान भी आपकी मदद करता है। तो कभी निराश मत होइए, आप अपने में विश्वास रखिए, अपने आप चीज़ें ठीक होती जाएंगी। तो मैं यही चाहूँगी, अच्छी सोच रखिए, अच्छी रास्ते पे चलिए, और आपको मुस्कुराने का अधिकार है। आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जब आप ये तय कर लेंगी कि ये मेरे अधिकार है, ये मेरी जगह है समाज में, तो वो जगह आपको मिलेगी, और आपके सामने जो इंसान है वो आपको इज्जत भी करेगा। तो आप, जो मैंने कहा ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब आप मान के चलिए कि आप सक्षम है, आप सही है, और आपको अपनी जगह पे खड़े होने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात आपने की। चलिए, जब आप दुनिया को मुट्ठी में करने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि मुस्कुराएं आप, ये आपकी अपनी जागीर है, तो एडवोकेट आभा सिंह कौन सा गीत सुनकर खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती हैं आभा सिंह? ये गाना है, लोग कहेंगे कि बड़ा अपनी बात कर रही है, लेकिन आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ये शायद यही आशा थी, लेकिन मैंने कोशिश की हवा में उड़ने की, और यही गाना मैं सुनना चाहूंगी, आज मैं ऊपर आसमां नीचे।
जमाना है पीछे, tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधी कि उल्टी चलूं? आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। यूं ही बिन बात के छलकी जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। संभलो गिर पड़ो, अरे 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 तौबा क्या करूं? चलो सीधी कि उल्टी चलूं? आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। दिल में ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? सर के बल या कदम से चलूं? आज मैं ऊपर आसमां नीचे। हे ला 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 ला। झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलूं? सर के बल या कदम से चलूं? आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Oh, tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं सीधी कि उल्टी चलूं? ला 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 ला। आभा जी प्रेग्नेंट थी जब आप आईएएस का इंटरव्यू देने गई, इसी तरह से बहुत सारे, ऐसा नहीं है आपकी जिंदगी जितने आप मजे से बता रही हैं उतनी आसान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल थी। देखिए शादी की, आईपीएस अफसर से पति जो है मेरे आईपीएस थे महाराष्ट्र काडरा, जब शादी हुई, मैं तो बाद में नौकरी की। वो बड़े ईमानदार थे, सिद्धांतों पे लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेज पे आके आईपीएस की नौकरी से रिजाइन कर दिया। तो वो विपत्ति की 2 बच्चे हैं, मैं यंग हूँ, नौकरी अभी शुरू की है और हस्बैंड नौकरी छोड़
छोड़ दिया, वो भी मैंने उनके कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी और हमने दोनों ने लॉ किया। और ये भी मेरे पिताजी कहते थे, शायद माँ बाप की शिक्षा थी, कि अंग्रेजी की कहावत थी, वो कहते थे व्हेन यू लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, व्हेन यू क्राई अलोन, कि जब आप हंसते हैं तो दुनिया आपके साथ ठहाके लगाती है, लेकिन जब आप रोते हैं तो आप अकेले रोते हैं। तो पिताजी हमेशा कहते थे कि अपने आंसू दुनिया को मत दिखाना, क्योंकि ये सहानुभूति नहीं दिखाएगी, ये खुश होगी। तो वही चीज आप देखेंगे कि अपना जो दुखड़ा है मैं उससे लड़ती हूँ, मैं उसको लेके रोती नहीं हूँ। और हम 4 भाई बहन हैं, और हम चारों भाई बहन, सबके जीवन में ऊंचे नीचे दिन आते हैं, लेकिन ये हम लोग का फेवरेट गाना है। हम हर ओकेजन पे, हर बर्थडे पे, हर पार्टी पे ये गाना जब बजवाते हैं और हम लोग इस पे डांस भी करते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा। क्या बात है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं, सिलसिला ये सदियों का
जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तो बहनों, हमें उम्मीद है कि आज एडवोकेट आभा सिंह से जितनी हमने बातें की, सब बहनों ने अलग अलग अपने अपने ढंग से गांठ बांध ली होगी। उनकी बातों में से बहुत सारी बातें निकली हैं और जिसको जैसी ज़रूरत है उसको ज़रूर उसने अपनाया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आभा जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने इतनी ढेर सारी बहनों से बात की। और बहनें ज़रूर लिखिएगा कैसा लगा, और कुछ और अगर आप जानना चाहेंगी तो मैं आपको बताऊंगी आपके हक के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में, और आप क्या अपने मंजिलें पाना चाहती हैं। क्या बात है। तो बहनों, हमें लगता है कि आभा जी को हम फिर बुलाएंगे और फिर बुलाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके बहुत सारे अधिकार हैं जिन्हें कि आपको जानना चाहिए और जिन्हें आपको खुद लेना चाहिए। तो रेणु जी, बड़ी लंबी बातचीत थी आभा जी से और उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई, महिलाओं के हक की बातें बताई और महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस बारे में भी बड़ी विस्तृत बातचीत हुई जो जानकारी से परिपूर्ण थी। जानकारी से परिपूर्ण तो हो जाता है, लेकिन हम उसको कितना इस्तेमाल करते हैं और कितने उसको आत्मसात करके उसको अपना एक हथियार तो नहीं कह सकते, हाँ अपने लिए उसको जीने के एक सहारा बना सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि मंजू की कुछ लोग तो सिर्फ बस यूं ही जिए जा रहे हैं। हाँ, पूरा दिन गुजर गया, बस गुजर जाएगा। सुबह उठे, सोचा अच्छा हाँ आज सुबह हो गई, चलो ये भी दिन सुबह है, अब दिन होगा, दोपहर होगी, रात होगी, दिन गुजर जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जीवन में सफलताएं तो सभी लोग पाना चाहते हैं, कई लोग पा भी लेते हैं, कई लोग अप टू द मार्क यानी कि जब जहां तक उन्होंने सोचा है वहां तक नहीं बढ़ भी पाते, ऐसा भी होता है। लेकिन उसके बाद आत्मविश्लेषण करना जरूरी है। पूरा दिन जब खत्म हो जाता है ना रेणु जी, तब हमें एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि आज के दिन में क्या खास था जिस बात ने आज के दिन को यादगार बना दिया। भाई देखिए, दिन तो रोज निकलते हैं, उसे तो हम दिन काटना कह सकते हैं, लेकिन जीवन में कुछ या दिन भर में कुछ ऐसी बात तो होनी चाहिए जो हमें लगे कि हाँ आज ये खास था, इस वजह से मैं इस दिन को जरूर याद रखूंगी। हाँ, और वैसे तो ऐसे दिन एक आध ही होते हैं, लेकिन अगर हम ये जब सोचेंगे ना रोज मंजू सुबह उठते ही कि आज का दिन हमको कुछ खास है और खास रखना ही है, और आज सुबह उठते ही हमने ये सूरज का उगना देखा, चिड़ियों का चहचहाना देखा और पत्तियां कैसे लहरा रही हैं। आजकल तो खास तौर से, और कभी कभी इंद्रधनुष के भी दर्शन हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं वाह कितने खुशनसीब है। वो दिन तो और खास हो जाता है क्योंकि इंद्रधनुष के दर्शन बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन हो ही जाते हैं। जब आप इच्छा करेंगी, आप खुश रहेंगी, तो जाहिर है कि ये बानक भी बन जाएगा, ये पूरा संयोग भी बन जाता है। तो ये कह सकते हैं हम कि जीवन जीना भी एक कला है, उसको यूं ही ना गुजारें। वैसे जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं तो हम बड़ा सोचते हैं ना कि अच्छा हमने पीला सलवार सूट पहना है तो इसके संग पीला ही दुपट्टा लें या लाल ले लें, या कुछ लोग का पसंद है कि कुछ लोग सोचते हैं कि चलो नीला लेते हैं, आज कुछ थोड़ा अलग करते हैं, है ना। या हम खाना भी जब परसते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा ये भिंडी की हरे भिंडी सब्जी है तो इसके संग लाल टमाटर का रसा हो, या इसके साथ में कुछ लाल हरा पीला, मतलब सारे रंग हों उसमें और बड़े तरतीब से रखे हों। तो ये भी हम ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर जिंदगी जीने के समय हम क्यों नहीं सोचते कि इसको कैसे जिया जाए या कैसे इसको ट्यून किया जाए, कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट की जाए कि हमारे मन के गाने बजे, है ना। बिल्कुल, इन छोटी छोटी बातों से जीवन को कितना बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है रेणु जी कि जब हम सुबह उठे या रात को सोने के लिए जाएं तो हम अपनी सारी बातों के लिए कम से कम ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करें, उन्हें धन्यवाद दें, कृतज्ञता व्यक्त करें कि आपने हमें कितना सुंदर
सुंदर जीवन दिया है। आपने मुझे सोचने के लिए कितना अच्छा दिमाग दिया जिससे मैं विचार कर सकता हूँ। आपने मुझे काम करने के लिए अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाया ताकि मैं कुछ कर सकूं। मुझे इस योग्य बनाया कि मैं छोटी-मोटी ही सही लेकिन किसी की मदद कर सकूं। बिल्कुल। ये कहने को बहुत छोटी लगती है बातें, लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा-सा विचार करें तो पता चलेगा कि वाक़ई में ये कितनी बड़ी बातें हैं और इसके लिए हमें ईश्वर को प्रत्येक दिन धन्यवाद ज़रूर देना बिल्कुल चाहिए। देना चाहिए। और इसके संग-संग ये जो है जैसे कह रही हो मंजुला की छोटी सी बात है, नहीं, ये वाक़ई बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हमारे पास जो हाथ-पाँव हैं, उंगलियां हैं, आँखें हैं, देखने की शक्ति मिली हुई है, सुनने की क्षमता दी हुई है प्रकृति ने हमें, सृष्टि ने जो प्रदान किया हुआ है हमको, ये सारी चीज़ें उन सब का हम बिल्कुल मतलब उसको मूल्य ही नहीं समझते, उसका मोल हमें नहीं समझ में आता है। हाँ। ये जब शायद कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ, जिसके पास नहीं है उससे पूछिए कभी तो पता चलता है कि ये वाक़ई कितनी मूल्यवान चीज़ है। बिल्कुल। और हम बाकी अपने सेवक ढूँढते हैं लेकिन ये 10 उंगलियां जो है हमारी सेविकाएं तो हैं, अंगूठा और उंगलियां है ना। हाँ, और मूल्य की आपने बात की तो हम सांसों की बात करते हैं। सांसें कितनी मूल्यवान होती है रेणु जी, इस पर भी हमारा कभी विचार नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि मुफ्त में मिल रही है ना। हाँ, और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारी सांस अंदर जा रही है कब बाहर जा रही है। लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करके देखिए, थोड़ा सा अपने मन को उसके ऊपर केंद्रित करके अगर हम सोचेंगे तो पता चलेगा ये कितनी मूल्यवान चीज है। देखिए, जब भी हम किसी खास काम के लिए जा रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मिलने हाँ। जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या ट्रेन पकड़ना हो, हाँ, है यानी ना? किसी खास काम के लिए जाते, हमारी धड़कनें बहुत तेज हो जाती जी है। हाँ। लेकिन जब भी आप किसी ऐसे विशेष कार्य के लिए जाएं तो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठिए और अपनी आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। बहुत गहराई से सांस को अंदर लीजिए और गहराई से छोड़िए। क्या बात जब है। कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए जब आप ऐसा करते हैं, उसके बाद देखिए, आप आंख खोल करके देखिए कि आपके अंदर कितना आत्मविश्वास जाग गया है और जो काम के लिए आप जा रहे थे और जो धड़कनें आपकी तेज हो गई थी, घबराहट थी, वो छू मंतर हो जाती है और हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो तनाव है या यूं कहें कि किसी जो समय निर्धारित है, जो हमें समय सीमा में करना है, या हमारा कहीं प्रदर्शन होता है या हम स्टेज पर जा रहे होते हैं, मंच प्रस्तुति हमारी होती है, या नाटक के लिए हो या गायन के लिए हो, वादन कुछ भी हमारा हो सकता है, कोई कला प्रदर्शन हो, तो इस समय खास तौर से जब धड़कनें बढ़ती हैं या सांसें जब बढ़ जाती हैं तो ये जो है क्रिया बहुत कारगर साबित होती है कि सांसों पर हम ध्यान दें, उनको संयत कर लें तो हमारा पूरा शरीर जो है वो संतुलित हो जाता है। मंजू, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन सुबह इसका अगर अभ्यास कर लें तो हमें लगता है कि ताउम्र ये हमारा जो है ना बहुत अच्छा साथी बन जाएगा। और ख़ास तौर से आजकल बार बार बात हो रही है कि जो कोरोना की समस्या है वो हमारे सांस से संबंधित है, हमारे फेफड़ों से संबंधित है, यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। तो अपनी सांसों को हम संयमित करें, गहरी सांसें लें और उतनी ही गहरी छोड़ें, जैसे कि रवि दीक्षित जी ने हमारे कार्यक्रम में बताया था कि जितना हम गहरा छोड़ेंगे तभी हम उतना ही ऑक्सीजन हम अपने अंदर ले सकते हैं। तो श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। और अब हमें लगता है कि हमारी बहनें ध्यान रखेंगी, लेकिन इसके साथ साथ और भी हम कहना चाहते हैं कि जो काढ़ा पीने की बात है, या कुछ नहीं, काढ़ा नहीं तो चलिए आप गर्म पानी पीती रहें, है ना? हाँ, बिल्कुल पीती रहे। इससे स्वास्थ्य के प्रति वैसे तो सब जो बहनें हमारी जागरूक हो ही गई, क्योंकि हमने बहुत बार नहीं, बात लेकिन की फिर है। भी हम बताएंगे। लेकिन फिर भी बताना हमारा फर्ज है कि गर्म पानी आप पीते रहिए, काढ़े भी बना करके पीते रहिए। और इसके अलावा जैसे आज हमने आभा जी से भी बात की है और हमारी बात का ये विषय भी था कि दिन को खास बनाने वाला, तो उसके लिए एक और जो मुझे बात इस समय याद आ रही है क्या? कि आप जो है अपने सपनों को जीते रहिए, उसे भूलिए मत। क्या बात क्या है? होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था अपने लिए, क्या करना था, अगले 5 साल में मुझे ये करना था, अगले 2 वर्ष में मुझे ये करना था, लेकिन कई बार थोड़ी सी भी कठिनाइयाँ आती है और हम उस बात को भूल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा भविष्य है वो वर्तमान बनाता है ना? बिल्कुल। यानी कि वर्तमान में हम क्या सोच रहे हैं उसी से हमारा भविष्य निर्धारित बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। इसीलिए जो हमने अपने लिए बात सोच करके रखी है, जो हमने सपना देखा है, उसे जीवंत बनाए रखिए और उस बारे में सोचते रहिए। और जब कभी समय मिले थोड़ी सी आंखें बंद करके उस सपने में जीते रहिए। बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे थे कि जब भी अगर आप सपना भूल भी जाएं या आपको लगता है कि अब हम क्या करें या क्या न करें, जब आपकी कश्ती इस तरह से डावाडोल हो रही हो, हाँ। तो ये वाला जो मंत्र आज मंजू ने बताया ना कि आप आंखें बंद करें, खूब गहरी सांसें अंदर लें और उतनी गहरी सांसें बाहर निकालें, और ये आप 5-10 बार अगर कर लेंगी तो देखिए किस तरह से आपका आत्मविश्वास बिल्कुल अडिग हो जाएगा और आप बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएंगी। यानी कि
पूरा शरीर आपका नियंत्रण में आ जाएगा, मन व्यवस्थित हो जाएगा और बस एक खुशनुमा जिंदगी आपका इंतजार कर रही होगी। और हम घड़ी की सुइयों के नियंत्रण में है रेणु जी। बिल्कुल। तो अब घड़ी हमें ये इशारा कर रही है कि बस हम अपने कार्यक्रम को आज के लिए यहीं विराम दें। कल फिर सखी सहेली कार्यक्रम में मुलाकात होगी। अब इजाजत दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।